हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल आर बायोलॉजी विलेज। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पढ़ने का यहाँ पे क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंटल रिलेटेड, या जो हमारा एक टॉपिक होता है नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं, उसी तरीके से उन जो लॉ हैं या जो एक्ट हैं उनका जो फाइनल जो रेजोल्यूशन मिलता है वो हमें या तो हाई कोर्ट जाके मिलता है या सुप्रीम कोर्ट जाके मिलता है, या फिर एनजी टाइप जो बॉडी है एनजीटी टाइप वहाँ पे मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनजीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इन जनरल कंसर्न भी है, इन्वायरमेंट कंसर्न भी है, और अगर कहें तो एक कहीं नहीं कि हम बॉटनी या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से भी जुड़ा हुआ है ये। तो गाइस इसमें देखते हैं कि एनजीटी क्या है। एनजीटी एक एक्ट भी अगर बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है। उस एक्ट के बाद एक बॉडी बनी जिसे हम बोलते हैं एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 पहले तो ये क्लियर हो गया कि 2010 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। अब इसे हम डिफाइन करें कि भाई एनजीटी को एक टर्म में डिफाइन किया जाए तो क्या बात करेंगे? देखिए एनजीटी जस्ट ए फास्टर वे, एक रैपिड अप्रोच विद लेस एक्सपेंसिव, मतलब लेस खर्चे पे, एंड लेस फॉर्मल से भी लेस फॉर्मल, टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द इन्वायरमेंटल इशूज़। मतलब जो इंडिया में इन्वायरमेंट कंसर्न के जो मैटर्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने का एक बहुत ही रैपिड, वेरी लेस एक्सपेंसिव, वेरी लेस फॉर्मल तरीका है एनजीटी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908। जो 1908 का हमारा सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर है उसे फॉलोअप नहीं करता, जो कि हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फॉलोअप किया जाता है, एनजीटी उसे नहीं करता है। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो चांस बनते हैं कि दिल्ली में होगा, बिल्कुल सही है, मगर ऐसा नहीं है कि सभी का दिल्ली में। जैसे नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट है उसका दिल्ली में नहीं है। ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जिनका नेशनल नाम टर्म है मगर उनके हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये बात सही है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में। इसके बाद आता है कि इसकी कुछ सब ब्रांचेज हैं जो इसकी बेंचेज होती हैं। जैसे कि हाई कोर्ट इलाहाबाद हमारा उत्तर प्रदेश का है तो उसकी जो बेंचेज हैं लखनऊ में है। इसी तरीके से इसकी जो बेंचेज हैं वो पूरे इंडिया में केवल 3 प्लेसेस पे हैं। इन्हें याद करने का सबसे अच्छा कोड हम बात कर सकते हैं KBCP। KBC मतलब कौन बनेगा करोड़पति, और कहाँ से प्रसारित होता है? नॉर्मली मुंबई से होता है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में एक दूसरा शहर भी है जो मुंबई के इतना फेमस नहीं है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पुणे। तो इस तरीके ध्यान रख सकते हैं। कोलकाता, भोपाल, चेन्नई एंड पुणे में इसके जो है 4 बेंचेज हैं दिल्ली की अपार्ट फ्रॉम। अच्छा, अब इसकी बॉडी करें तो हम कैसी बॉडी है? एक स्टेचुरी बॉडी है। जैसे कोर्ट हमारा जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारे संविधान में उनका वो था, बट ये जो बनाया गया बाद में एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ उसके बाद ये इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, तो सो दैट स्टेचुरी बॉडी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हैंडल करते हैं। ए स्पेशलाइज्ड बॉडी टू हैंडल द केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशूज़। अब इन्वायरमेंटल इशूज़ में देखिए क्या क्या आता है? प्रोडक्शन, कंजर्वेशन, स्पेशली आपका फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। उसके बाद बात करते हैं इट हैज़ इंस्ट्रूमेंटल इन इंश्योरिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जिसका मतलब सिंपली हम बात कर सकते हैं जैसे कहीं गवर्नमेंट का कोई प्लांट लग रहा है या कोई प्राइवेट फैक्ट्री लग रही है तो उस सराउंडिंग एरिया का सर्वे होता है इन पॉइंट ऑफ व्यू कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो फ्लोरा है, उस पर इस इंडस्ट्री के लगने के बाद क्या मतलब इम्पैक्ट्स होंगे, कैसे करके उनकी लाइफ चल पाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किस लेवल तक उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो उस पूरे सर्वे का एक मतलब होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। तो उसे बोला जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है अंडर एनजीटी। अब हम इंडिया की पोजीशन देखें, एनजीटी टाइप की जो बॉडी इंडिया ने बनाई है तो इंडिया बहुत ही एक अग्रणी, हिंदी में बोल रहे हैं, बहुत ही प्रीमियर मतलब कंट्री बना है। इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री में इंडिया पहला देश है जहाँ पे इस तरीके की कोई बॉडी है जहाँ पे जो स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक सेपरेट बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल लेवल बात करें तो इंडिया 3rd कंट्री है आफ्टर द न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद, ठीक है। अब देखते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में। इट इज़ मैंडेटेड टू मेक डिसीजन ऑन अपील विद इन 6 मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आजकल कोड बन रहे हैं, बहुत सारे कोड हमारे ना न्यूज़ में आप देखते होंगे, इतने लाख कोड जो है पेंडिंग है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोड बन रहे हैं। इसी तरीके से एनजीटी जो है फास्ट टाइप का डिसीजन देने वाली बॉडी है। केवल 6 मंथ के अंदर ये आपको डिसीजन देगी, और डिसीजन के पार में जो भी फैसले होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो ये कोई
इम्प्रिजमेंट की बात करती है, जो भी कल्प्रिट है, मैक्सिमम 3 ईयर्स या उस पर फाइन। ठीक है, मॉनेटरी फाइन लगेगा, वो कहाँ तक है आपको 10 करोड़ रुपीज़ तक का। और तीसरी कंडीशन है कि दोनों, मॉनेटरी फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, कौन कौन कैसे इसकी बॉडी बनती है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो सबसे मेन इसका चेयरपर्सन होता है और उसका अपॉइंटमेंट केवल 5 साल के लिए होता है और रीअपॉइंटमेंट की व्यवस्था नहीं है इस रूल में। ठीक है, और जो अपॉइंटमेंट होता है चेयरपर्सन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, विद कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है हमारा CJI ऑफ इंडिया, उसके कंसल्टेशन के बाद चेयरपर्सन की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट का कोई चांस नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ जुडिशरी मेंबर्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका नंबर 10 to 20 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके एरिया देख लें, कौन कौन से जो इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट की जो एक्ट हैं वो इस NGT के अंदर काम करते हैं, और कुछ ऐसे एक्ट भी बताऊंगा जो NGT के अंदर जिनका सोल्यूशन नहीं मिलता, जिन पर कोई डिस्प्यूट अगर उस एक्ट के अंतर्गत आता है तो उसे हम NGT में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो कुछ हमारे 7 रूल हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं, लॉ है इंडिया में। जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसी से मिलता जुलता है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेज एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये 7 एक्ट हैं जिनके मैटर्स, जिनके कंसर्निंग कोई भी उलझन है, कोई भी डिस्प्यूट्स है गवर्नमेंट का या पब्लिक का, वो आप NGT के थ्रू रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब कुछ 2 रूल यहाँ पे ऐसे हैं एक्ट हमारे जिनके मैटर NGT के दायरे में नहीं आते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो ऑलरेडी हम पूरा लेक्चर बना चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके बारे में हमने बताया था कि इस एक्ट में 66 सेक्शन है, 7 चैप्टर है और 6 शेड्यूल्स हैं। और शेड्यूल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी कि इसमें कौन से एनिमल को मारने पर कितना ज़्यादा मतलब आपके ऊपर मॉनेटरी फाइन लग सकता है, कितना इम्प्रिजमेंट हो सकता है। उसमें कुछ शेड्यूल्स में एक शेड्यूल ऐसा भी था जिसमें प्लांट की बात करी गई थी, वो शेड्यूल था 6, जिसमें प्लांट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बात ना करके प्लांट के नॉन कल्टीवेशन की बात करी गई कि किन किन प्लांट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रूल, इस एक्ट के तहत कल्टीवेट करने की परमिशन पब्लिक को नहीं देता है, उन प्लांट के नाम और वो क्यों नहीं देता, उसके रीजंस। उसके बाद एक शेड्यूल इस एक्ट में ऐसा भी है जिसमें एक स्पेशल एनिमल आए थे जिन्हें मारने पे कोई भी जुर्माना, कोई भी इम्प्रिजमेंट नहीं होता है, वो था शेड्यूल 5, जिसमें जिनके एनिमल को हम बोलते हैं बर्मिन्स, दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर एग्रीकल्चर क्रॉप्स स्पेशली। ठीक है, तो ये एक्ट जो है इसके मैटर को हम NGT में लेके नहीं जा सकते। दूसरा जो एक्ट है आपका शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स, जो बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो रूल है, इसके मैटर्स को भी NGT के थ्रू हम रिजॉल्व नहीं करवा सकते। ध्यान रखना, ये 2 एक्ट NGT के दायरे से बाहर हैं। अब बात आती है कि इसका जो इम्पॉर्टेंट वो है उसके बारे में बात कर सकें, क्योंकि पावर की बात करें NGT की, तो देखिए ओवर ईयर्स NGT बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी के रूप में उभर के आया है। एक क्रिटिकल प्लेयर इन एनवायरमेंटल रेगुलेशन, स्पेशली पोल्यूशन की बात कर सकता है, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड मैटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैटर हैं वो NGT के दायरे में आते हैं। दूसरी बात, NGT एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की फॉर्म में उभर के आया है कि जो कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर जाते थे हम उन्हें NGT के थ्रू रिजॉल्व करवा सकते हैं। तीसरी बात, NGT ने कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो इशूज़ थे उन पे जो कोर्ट केसेस थे, सिविल केसेस, उन्हें रिजॉल्व करने का एक तरीका सर्च किया, एक मैकेनिज्म डेवलप की। उससे क्या हुआ, इन कोर्ट के ऊपर जो बर्डन था वो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद करें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल जो डैमेजिंग एक्टिविटी थी उनमें कमी आई है आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NGT। उसके बाद बात करें जो इसके जो मेंबर्स हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के भी इशू जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट का फेवर नहीं कर सकते, इसलिए जो इनके डिसीजंस होते हैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं अमंग द पब्लिक ऑफ द इंडिया, क्योंकि इनमें जो लोग होते हैं, जो इनके चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और जो इसके एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। तो ये बिल्कुल फैसले इनके जो डिसीजंस होते हैं क्लियर हैं, जो कि आज इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि डिसीजन पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं यहाँ के। उसके बाद इसकी जो वीकनेस है वो बात करते हैं। देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी बॉडी है, इसे आने से इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस मिली है और मैटर बहुत जल्दी रिजॉल्व होना शुरू हुई है, बट इसकी कुछ वीकनेस हैं, देखते हैं वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके जो चैलेंज, इसने कोई डिसीजन दिया और जो बॉडी है जिससे इन्हें इम्प्रिजमेंट या मॉनेटरी फंड इस पर लगाया, वो बंदा कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल 226 के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि NGT का अगर दिया वो फैसला है उसे हाई कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा
क्योंकि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये जो एनजीटी है बाद में आई, मतलब स्टेचुटरी बॉडी एक एक्ट के थ्रू पास होकर बना है। तो वो कहता है हाई कोर्ट कि मैं बड़ा हूँ, एनजीटी कहती है मैं बड़ा हूँ। तो एक डिस्प्यूट है कि हाई कोर्ट से ऊपर की पावर इसे देनी चाहिए। एक्सपर्ट ये कहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट की सोच है कि हाई कोर्ट में इसके मैटर नहीं जाना चाहिए, इसका डिसीजन फाइनल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं एनजीटी के अगेंस्ट भी। उसके बाद दूसरी बात है कि इसमें एक फार्मूला बेस्ड जो मैकेनिज्म नहीं, किसी को मतलब कंपनसेशन किसी पार्टी पर लगाया है, दो डिस्प्यूट हुआ दो लोगों के बीच में, तो उसका कोई फार्मूला बेस्ड मैकेनिज्म नहीं है इसके पास। ये भी इसकी थोड़ी सी इसमें हम लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं इस फॉर्म में। तीसरी बात है कि इसके जो बेंचेज हैं वो लिमिटेड जगह पे, हमें बताया ना था आपकी कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई एंड पुणे। तो ये भी कहीं प्रॉब्लम करता है, ज़्यादा कोर्ट हो इसके बेंचेज होनी चाहिए, उससे रेजोल्यूशन जो है जो स्पीड अप आएगी केसेस के रेजोल्यूशन के लिए। अब कुछ इसके जो बहुत इतने जो इंपॉर्टेंट फैसले दिए इंडिया में उनकी बात कर लेते हैं, लैंडमार्क जजमेंट जो इसने दिया एनजीटी में। देखते हैं सबसे पहले इन्हें पास्को स्टील प्रोजेक्ट 2012 में एक फैसला दिया था, जो कि उड़ीसा में एक फैक्ट्री लग रही थी पास्को स्टील की, तो उसे इसने मतलब बंद करवा दिया, परमिशन नहीं दी। उससे क्या हुआ, ऐसा लगा कि एक रेडिकल स्टेप इन सपोर्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, क्योंकि फैक्ट्री लगती तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता, नहीं लगी तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि रेडिकल स्टेप इन सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी। दूसरा फॉरेस्ट के केस में। तीसरी बात उन्होंने बोला कि जो इंडिया में एक बहुत ही कॉमन मेथड है लैंडफिल, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके थ्रू एक मेथड आती है लैंडफिल, जिसमें क्या होता है ओपन बर्निंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑन द लैंड। उसने कहा कि इसे बंद करा जाए, ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में। तीसरी बात उन्होंने बोला है कि जो हमारा दिल्ली एनसीआर है उसमें 10 साल पुराने जो हमारे व्हीकल्स हैं उन्हें लाइसेंस बंद कर दिया कि ये दिल्ली एनसीआर के लिए यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो सकते। एक इसका डिसीजन था, जो आर्ट ऑफ लिविंग गुरु हैं हमारे सदगुरु, और उन लोगों ने एक अपना किया था फेस्टिवल, उसे इन्हें इलीगल माना था और इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के अगेंस्ट माना था। और सबसे इंपॉर्टेंट एनजीटी का फैसला था कि इन्हें 50 माइक्रॉन से कम की जो थिकनेस वाली जो पॉलीथीन थी उन्हें दिल्ली एनसीआर में बैन कर दिया। गाइस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं।